नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे पीडीए बहाना, बीजेपी निशाना। मतदान के साथ चुनावी मूड से बाहर निकलते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर जहां भ्रष्टाचार का आरोप मढ़ा तो वहीं उन्होंने अपने पीडीए फॉर्मूले को मजबूत बनाने के लिए आरक्षण को लेकर भी हमलावर हो गए हैं। इसके लिए सपा अध्यक्ष ने अपने एक्स अकाउंट नगर निगम गोरखपुर में आउटसोर्सिंग के जरिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक व लेखपाल पद पर भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापनों को जरिया बनाया है। और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। हमारे साथ में संजय कुमार जी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आदेश कुमार जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। और भाजपा के प्रवक्ता केसी जैन साहब हमारे साथ में आज रहेंगे। और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा हमारे साथ में जुड़ेंगी। उसके साथ में हम इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। तो आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूजा मिश्रा फिलहाल हैं। उनके सबसे पहले रुख कर लेते हैं। पूजा जी, अखिलेश यादव अब चुनावी मोड से बाहर आ चुके हैं और उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं शांत नहीं नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर नया निशाना साध दिया है। प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। गरिमा जी, आपने कहा कि जो है चुनाव मोड से जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है बाहर आ गए हुए हैं, उसके बावजूद भी जो निशान साध रहे हैं। तो ये बहुत क्लियर कर दूं मैं कि समाजवादी पार्टी हर उस गलत नीति की जो है अगेंस्ट है, जो चाहे अब चुनाव रहे चाहे नहीं चुनाव रहे, हम उसके अगेंस्ट में बोलेंगे। अगर आप बात करें नगर निगम की आउटसोर्सिंग की, तो ये तो आपको भी पता है गरिमा जी कि जहाँ पे अगर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि अगर संविदा पे भी रखे जाते हैं तो भी आपको वहां पे एग्जाम पैटर्न जाना पड़ता है, कि इंटरव्यू तो फेस करना ही पड़ता है। उन सारी चीजों को आप दरकिनार करते हुए अगर आप आउटसोर्सिंग करने जा रहे हो, जिसके अगेंस्ट जो है इससे पहले भी जो है आपने देखा होगा, जो 43 आउटसोर्सिंग के लिए सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा हुआ था, फिर वो जाकर के वहां पे भाजपा नगर निगम में कर रही है। और आपने देखा ही होगा कि अभी जो है विधानसभा और विधान परिषद के जो है आरओ जो भी पोस्ट आया था, उसमें जो है 20% जो है वीवीआईपी के रिश्तेदारों की भर्ती हुई, जिसपे हाईकोर्ट ने भी सवाल पूछा हुआ है। तो ये इनकी मंशा दर्शाती है कि पहली बात तो नौकरी दे नहीं रही है, जो नौकरियां निकाल भी रहे हैं उसमें इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही है। और अभी जो ये पदे निकाले गए हुए, ऑब्वियस बात है, आपको पता है कि जब अगर एक एक सीट करके निकाली जाएगी और आउटसोर्सिंग के थ्रू की जाएगी तो वहां पे जो रिजर्वेशन जो होता है उसका हनन होता है। इसलिए जो 43 सीटें आई थी उस पर भी सरकार को वापस जाना पड़ा, और ये गलत है। तो गलत का विरोध समाजवादी पार्टी पूर्ण तरीके से करेगी गरिमा जी। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है संजय कुमार सिंह जी। बहुत स्वागत सर आपका भी। संजय जी, आप इस कदम को किस तरीके से देख रहे हैं? उन्होंने बहाने से ही सही लेकिन भ्रष्टाचार के बड़े आरोप बीजेपी पर मढ़ दिए हैं अखिलेश यादव जी ने। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। पूजा जी प्लीज आप खुद को म्यूट कर दें। जिसके भी जो भी बोल चुका है वो खुद को म्यूट रखें ताकि हम बाकी मेहमानों को स्पष्ट रूप से सुन सकें। हेलो जी संजय जी बोलिए आप। हाँ, देखिए, मैं ये आउटसोर्सिंग वाली जितनी भर्तियां हैं मैं इनको गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में
रोजगार के अवसर बढ़ नहीं रहे हैं। यदि अखिलेश जी कोई उसका उपाय बता सकते हैं तो आज तक संसद में भी उनको कोई उपाय देना चाहिए था, कोई ऐसा कोई सोल्यूशन देना चाहिए कि जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़ पाए, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में रोजगार बढ़ नहीं रहे हैं। तो आउटसोर्सिंग भर्तियों को मैं गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक जो बेरोजगार एकदम खाली घूम रहा है, जिसको 1 रुपए का भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और उसे यदि 15,000 की भी नौकरी मिल जाती है तो कम से कम वो सरवाइव तो कर रहा है। और जो सरकारी नौकरी लेके बैठे हैं, मान लीजिए वो 60,000 पा रहे हैं, 60 साल उम्र तक वो रहेंगे, तो उतने दिन तक बाकी लोगों को अवसर मिलना नहीं है। और 15,000 का जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है वो 60,000 वाले से 4 गुना ज्यादा काम करता है, सभी लोग जानते हैं। और उसे रोजगार मिला, कम से कम वो सरवाइव तो कर पा रहा है। और जनसंख्या के अनुपात में रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। और एक आपने भी देखा हो, 5-6 हजार वैकेंसी निकलती है सरकारी नौकरी की, तो 60-70 हजार 80 हजार, सॉरी 60-70 लाख 80 लाख तक फॉर्म गिरते हैं, और इतने कैंडिडेट होते हैं, तो उसमें से कितने लोगों को नौकरी मिल पाएगी। तो मेरे हिसाब से यदि अखिलेश जी इसको गलत ठहरा रहे हैं तो जनसंख्या इसके लिए जिम्मेदार है। तो क्या अभी जनसंख्या नियंत्रण बिल यदि भाजपा लाती है तो वो उसका भी विरोध करेंगे, क्योंकि यहाँ तो टांग खींचने वाली राजनीति है। यदि सोल्यूशन आप दे सकते हैं इसका तो आप दीजिए, आप संसद में बताइए उसका उपाय कि कैसे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। यदि आपकी सरकार थी तो आपने कितने रोजगार सृजित किए, क्या उसके लिए उपाय किया, कोई मॉडल आपने प्रस्तुत किया तो उसके बारे में आप बताइए। तो मुझे लगता है कि यदि स्वस्थ राजनीति यही होती कि वो कोई उपाय बताते, कोई सोल्यूशन बताते कि सरकार उस पर अमल करे जिससे रोजगार ज्यादा मिलता है बेरोजगारों को, तो मैं इसे गलत नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से यदि आउटसोर्सिंग पे भी जो युवा भटक रहे हैं उनको नौकरी मिलती है, कुछ भी मिल रहा है, यदि 12-15 हजार भी मिल रहा है, तो वो सरवाइव तो कर रहे हैं कम से कम, खाली घूमने से तो अच्छा है जी। ठीक है, देखिए बड़े आरोप आपने भी लगाए कि देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक विपक्षी हैं तो विरोध करने के लिए विरोध जरूरी हो जाता है राजनीतिक दलों के बीच में, ये भी एक अलग चीज होती है। चलिए आपके पास में वापस लौटेंगे। आदेश शुक्ला जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आदेश जी, बहुत स्वागत आपका भी के न्यूज इंडिया पर। आदेश जी, आउटसोर्सिंग अखिलेश यादव का हथियार बन गया है, उन्होंने भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगा दिए हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं सपा प्रमुख के सरकार पर इस बड़े हमले को? देखिए गरिमा जी, आपने जो मुद्दा उठाया है तो ये अच्छा मुद्दा है और बेरोजगारी को लेकर है। पहली चीज तो ये देखी जाती है कि ये मुद्दा उठाया क्यों गया है। ये गोरखपुर का मुद्दा है। जैसे इटावा के छोटे छोटे मुद्दे उठाए जाते थे, वैसे गोरखपुर का भी ये मुद्दा उठाया गया है। इसमें भी थोड़ी सी राजनीति होती है। बिल्कुल। और मैं अखिलेश जी से सहमत इसलिए हूं कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया। आउटसोर्सिंग होना कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अभी एक साथी कह रहे थे कि जनसंख्या के अनुपात में जो है जनसंख्या बढ़ गई है, आउटसोर्सिंग कराना जरूरत पड़ रही है। और इससे पहले एक प्रवक्ता बोल रही थी कि आउटसोर्सिंग के लिए सब आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो देखिए, सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि सिस्टम मेंटेन ऐसे तो नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आउटसोर्सिंग हो रही है तो उसमें भी ये देखा जाए कि जैसे एक पद है, दो ज्यादा पद उसमें नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पदों की संख्या नहीं है कि 200-300 पद हो, ऐसा कुछ हो रहा हो, ऐसा कोई बवंडर आया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की अपनी भर्ती की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, सरकार अपनी भर्ती की प्रक्रियाएं कर भी रही है। और ऐसा नहीं कि इन्होंने ही भर्ती कर रहे हैं, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी समाजवादी पार्टी की, उन्होंने भी अपने अपने में भर्ती करी थी और उन्होंने भी कभी कभी आउटसोर्सिंग करी थी। उस समय उसका विरोध नहीं किया गया। जैसे आप बहुत सी चीजों को देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी में भी आउटसोर्सिंग करके भर्ती करी गई थी। मेट्रो हो गया, बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे आप यहाँ कानपुर में देखिए कि मेट्रो का कितना बड़ा काम चल रहा है, लेकिन वो है तो आउटसोर्सिंग पे ही सब कुछ लगभग ना। वो मेट्रो तो पूरे देश में चलती है, मेट्रो तो पूरे देश में चल रही है और आउटसोर्सिंग पे ही लगभग चल रही है। ऐसा तो है नहीं कि उसमें मेट्रो में किसी का सिलेक्शन हो गया, वो एकदम सरकारी नौकरी हो गया। देखिए, बेसिक चीज ये है कि लोगों को रोजगार मिले और लोगों को रोजगार मिलता रहे। उसका समय अनुसार देखिए बदलाव होता जाएगा। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पे जैसे हमारे यहाँ देश में आप आइए अग्निवीर पे, तो मेरे एक सहयोगी है, उनका बेटा जो है वो क्या कहते हैं अमेरिका में आर्मी में है। तो वो हमसे कहने लगे कि यार ऐसा नहीं है कि यार हमारे यहाँ का लोग ये अग्निवीर वाली योजना खराब है।
बोले उनके यहाँ भी अमेरिका में, बोले हमारे यहाँ तो ये 3 साल करेगा, 3 साल का है, बोले हमारे यहाँ भी वो 3 ही 4 साल का है, उसके बाद वो अमेरिका से लौट आएगा, उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक सिस्टम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको सब कुछ मिला जा रहा है कि वहां पे एक गवर्नमेंट नौकरी हुई जा रही है, चीजें हुई जा रही हैं। हाँ, वेल एजुकेटेड हो जाते हैं लोग, समझदार हो जाते हैं लोग, काम करने वाले हो जाते हैं, नौकरी पेशा में आने से थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत रूप से भी इंसान के लिए काफी फायदेमंद होता है, और जो आगे चलकर उसको, लेकिन वही है ना, अभी एक बहुत अहम बात निकल कर सामने आई थी आदेश कि विरोध करना ही है, क्योंकि राजनीतिक विरोधी हैं और राजनीतिक विपक्षी हैं, तो फिर वो हो जाता है ना कि कुछ भी कहना ही है और कुछ भी करके विरोध करना है। पूजा मिश्रा जी, कई बार ऐसा होता है क्या कि विरोध करने के लिए ही सिर्फ हर एक योजना का या फिर किसी भी सरकार के कदम का बातें रख दी जाती हैं? नहीं नहीं नहीं, अब समझिए, जैसे आप एंकर हैं, स्वीकार शायद पूजा जी ना करें या कोई भी प्रवक्ता ना करे इस बात को। नहीं, आप एंकर हैं, हाँ, आपका चैनल को टीआरपी चाहिए, आपके चैनल को टीआरपी मिले कैसे? जब तक आप पूजा जी को बैठाएंगी नहीं, हमको बैठाएंगी नहीं, आप कुछ तीखे सवाल पूछेंगी नहीं, जब तक आप तीखे सवाल नहीं पूछेंगी तब तक आपको टीआरपी कैसे मिलेगी? तो राजनीति है, राजनीति तो करनी, देखिए अखिलेश जी राजनीति के परिवार लेकिन से राजनीति के साथ साथ जनहित ना छूटे, अगर ये चीजें ध्यान रहे। अब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं, तो वैसे ही राजनीतिक दल अगर इस बात को ध्यान में रखें कि जनहित ना छूटने पाए, उसके बाद आप सत्ता में, हर कोई आना चाहता है, राजनीतिक दल है तो मुख्य लक्ष्य सत्ता में आने का ही है। जनहित का मुद्दा। हाँ ठीक है, आदेश अब पूजा जी को सुन लेते हैं। ये आउटसोर्सिंग गलत है कि नहीं है? ये तो कई तरीके से सही नहीं, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग गलत है सही है, ये आप एकदम नहीं कह सकते कि एकदम गलत है। हाँ, पूजा जी को सुन लेते हैं। इसको उठाना था, उन्होंने उठा लिया है, सीधी सी बात है। आप समझिए, देखिए आउटसोर्सिंग की अगर पारदर्शिता की बात की जाए, अभी आपने देखा ही होगा कि विधान परिषद में, विधानसभा में क्या हुआ है, जिसपे हाईकोर्ट भी प्रश्न पूछ रहा है, और यहाँ पे तो पारदर्शिता को दरकिनार ही कर दिया जा रहा है। संविधा पे भी रखे जाते थे और रख भी सकते थे, ये जो आउटसोर्सिंग के थ्रू निकाले हुए हैं ये संविधा पर भी निकाल सकते थे। वहां पे भी आपको कुछ एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको पास करके जाना होता है। हालांकि आप गलत करेंगे तब भी हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, जिस तरीके से जो विधान परिषद में निकला। पर आउटसोर्सिंग को मैंने जितना जाना है, मैं डिबेट में आने से पहले मैंने उसको और पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, संविधा में, आउटसोर्सिंग में, ये सब में डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों तो अस्थायी हो जा रहे हैं। तो ये जानकारी मिलती है कि इसमें धांधली होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आउटसोर्सिंग में। कोई धांधली नहीं होती है। आउटसोर्सिंग अगर उठा लीजिए तो जितने भी प्रदेश के आपके नगर निगम हैं, वहां पे पहले कितने लोग जो है भर्ती किए जाते थे। आज नगर निगम में देख लीजिए, पूरा का पूरा लगभग नगर निगम सब आउटसोर्सिंग पे चल रहा है। वो चाहे कचरा उठाने वाला हो, कचरा ले जाने वाला हो, चाहे जो हो, वो सब आउटसोर्सिंग पे। उसका नतीजा ये है कि आज के समय पे झाड़ू लग रही है, कम से कम झाड़ू लगती दिखती है। आप ये नहीं कह सकते कि झाड़ू अब आपको नहीं दिखती होगी। मैं नगर निगम में नहीं, मैं नगर निगम में, मेरा घर है, झाड़ू ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए, आप आदेश जी और पूजा जी आपको आपस में चर्चा नहीं करनी, और मेहमान भी है, उनके साथ में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सीधा आपको सुनाते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भूमि पूजन करने पहुंचे, और इस दौरान क्या कुछ करें एक बार सुनते हैं। शीर्षक संत सरसाईनाथ जी की भूमि और संतों की सभी इस पवित्र भूमि पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन अवसर पर आने का मौका आप सबके बीच में मिला है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर हमारे महंत सुंदर रायनाथ जी और हमारे
हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य कुमारी आरती राव जी और हमारे मार्गदर्शक पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल महोदय भी रहे हैं, ऐसे परम प्रोफेसर गणेशी लाल जी, जिनका आराध हमें मिलता रहता है। हमारे बीच में इस क्षेत्र से जो सांसद हैं, ऐसी हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता गोपाल कांडा जी, यहां से जिन्होंने चुनाव लड़ा है, और हमारे सिरसा के माननीय विधायक गोकुल सेतिया जी, नेता भारतीय जनता पार्टी जगदीश चोपड़ा जी, के हमारे अध्यक्ष शीशपाल काम्बोज जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता देव कुमार सर, गोविंद कांडा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जो श्रमिक लगातार काम करते रहते हैं, मुझे भी इनसे कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे हमारे रोहतास जांगड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमें सचिव सुरेंद्र आर्य जी, निताशा सिहाग जी और हमारी रेणु शर्मा जी, अमीर चंद मेहता जी, राजेंद्र देसु जोधा जी, श्री बल सिंह जी, रामचंद्र काम्बोज जी और प्रदीप रातू सरिया जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग की एसी सुनीता मिश्रा जी और हमारे डायरेक्टर साकेत कुमार आईएएस जी, उपायुक्त महोदय शांतनु शर्मा जी, एसपी महोदय जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे अधिकारीगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और आज इस संत सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन अवसर पर इतनी भारी संख्या में सिरसा की सरदारी आई है, मातृ शक्ति आई है, सभी बुजुर्ग महानुभाव युवा साथी आए हैं। सब मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है मुझे सिद्ध संत सरसाईनाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज से भूमि पूजन करने के अवसर पर यहां आने का मौका मिला है। इस अवसर पर मैं महान संत सरसाईनाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम हूं और सिरसा के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संत सरसाईनाथ जी गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में सिरसा नगर की नींव रखी थी। संत सरसाईनाथ जी एक महान व्यक्ति कहा जाता है कि उन्होंने तत्कालीन बादशाह शाह के बेटे दारा शिकोह को
दान दिया था, ऐसे महान परम संत सरसाई नाथ है। मुझे विश्वास है ऐसे महापुरुष के नाम पर बनने वाले इस मेडिकल में आने वाला हर मरीज निरोग होकर के जाएगा। लगभग 1010 करोड़ रुपए की लागत से 21 एकड़ में बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के संकल्प को साकार करने में ये मेडिकल कॉलेज भी मील का पत्थर साबित होगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को मेडिकल हब का विजन रखा है। तो आप सुन रहे थे नायब सिंह सैनी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में अनस हैदर उस्मानी साहब है, उनका रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनस साहब, समाजवादी पार्टी के सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से बड़ा हमला हम कह सकते हैं बोला गया। एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर, दूसरी ओर आउटसोर्सिंग पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना इसमें सिर्फ इतना है कि प्रतिस्पर्धा का जमाना है आज के वक्त में। अगर कोई भी आपको सर्विस सुधारनी है, कोई भी सुविधा बढ़ानी है, तो थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा देनी पड़ेगी। और सरकारी सिस्टम जो पुराने चल रहे थे उसमें नौकरी सुरक्षित हो जाती है आदमी को लगता है मैं काम करूं चाहे ना करूं, और उसका हम लोग अब परिणाम पहले देख चुके हैं कि क्या होता था, सरकारी डिपार्टमेंट का क्या हाल होता था। आज जब से संविदा का सिस्टम और ये भर्ती का सिस्टम चेंज किया गया है, आप देखिए डिपार्टमेंट्स में तो तत्परता दिखाई देती है, लोग काम करते हैं। जो काम नहीं करेगा वो बाहर होगा, जो काम करेगा वो आगे तरक्की करेगा। तो ये एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाया गया है, इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और सुख सुविधाएं भी बेहतर हो रही हैं। बिल्कुल। पूजा जी, सुना आपने, अनस साहब का कहना है कि लोगों को सुख सुविधाएं मिल रही हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं। फिर क्या दिक्कत है समाजवादी पार्टी को? जो पक्की नौकरी देनी होगी तो हम वीवीआईपी के रिश्तेदारों को दे देंगे। इससे हमें परेशानी हो रही है। हाँ। कि भाई उनको नहीं, जो आज ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आज सब ऑनलाइन भर्ती होती है, किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती है। ऐसा कांग्रेस की सरकार में ठीक है, सुन लेने दीजिए। आप सुनिए अनस साहब, सुन लीजिए। सिस्टम होता था, लेकिन आज जो है हर चीज की ऑनलाइन भर्ती है, ऑनलाइन सिस्टम है। कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे कोई सिफारिश से भर्ती हो सके। आप चाहे आप खुद भी ट्राई करके देख लीजिए, और ये आप अपने मिलने वालों को ट्राई करा के देख लीजिए। भरा हुआ पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ मैंने, आपके प्रवक्ता से बोला 2022 में आपने भरा था, वो दिखाइए, मैं दिखाऊं। मेरे लैब में जो है भी जितने बच्चे हैं सबने भरा हुआ है, सब बेरोजगार हैं। तो बताइए, मैं कॉलेज में हूँ वर्तमान में। बेरोजगार की बात नहीं है मैम, कंपटीशन का जमाना है। आप देखिए ना देश की आबादी कितनी है। करा रहे हैं। अब आप मुझसे जवाब सुन लीजिए, मैंने आपको सुना। हाँ ठीक है पूजा जी, जल्दी से कंप्लीट करिए, वक्त का थोड़ा सा। इलाहाबाद, आपको पता होगा कि हाई कोर्ट ने जो अपने विधानसभा में, विधान परिषद में भर्तियां की हुई है, उसमें प्रश्न पूछा है। 186 में 2.5 लाख आवेदन आए, उसे 2.5 लाख में से आपने 38 जो है सिर्फ और सिर्फ वीवीआईपी के लोगों को भर्ती कर लिया हुआ है। वो अभ्यर्थी की याचिका पे हाई कोर्ट ने, जज ने सवाल पूछा है कि ऐसे कैसे वीवीआईपी के 38 लोग आके चले आए हुए हैं। और ये तो तरीके से पारदर्शिता है। यही तो जो है विरोधाभास है ना, कि जहां पे आपको पक्की नौकरियां देनी होगी वो आपके रिश्तेदारों को मिल जाएंगी, और जहां पे जो है आपको पक्की नौकरियां नहीं देनी है वो आउटसोर्सिंग करेंगे, आप वो भी ठेकेदार को दे देंगे, वो भी आप भ्रष्टाचार करेंगे कि नहीं पैसे लेकर के आपको जिसको रखना होगा वहां पे भी आप उसको रखेंगे। वहां पे भी कहाँ कंपटीशन लेकर के आ रहे, कोई एग्जाम दे रहे हैं, वो कोई इंटरव्यू देंगे? किस तरीके से आप कह रहे हैं आउटसोर्सिंग करा रहे हैं? आपको पता है कि संविधा पे होता तो भी कम से कम उनको एग्जाम देना पड़ता, इंटरव्यू देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो आप फिर से जो है यहाँ पे भी कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे नौकरियां देने की, वही इससे पहले जो कह रहे थे कि कोई आपके पास में एजेंडा हो, कोई रोड मैप हो। अरे भाई साहब, जो एग्जाम्स और टले गए हुए हैं उन्हीं सबको करा दीजिए। जो भर्तियां चल रही है, वैकेंट चल रही है, उन्हीं सबको करा दीजिए। बाद में पॉपुलेशन पे बात करिएगा, पॉपुलेशन तो चल ही रहा है, लॉस तो बन ही रहे हैं उसको। ठीक है, देखिए आम जनता को राहत मिलनी चाहिए पूजा जी, आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। और सभा प्रमुख ने बड़ा ही बड़ा हमला बोला हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए समाजवादी पार्टी के दौर में क्या इन सारी चीजों पर बिल्कुल लगाम लगी हुई थी, ये सोचना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। वक्त कमी, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। शुक्रिया। तो देखिए अखिलेश यादव ने पीडीए के बहाने बीजेपी
बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा। एक तरफ आउटसोर्सिंग को लेकर बड़ी बातें कह दी और दूसरी ओर उनकी ओर से भ्रष्टाचार के भी बड़े आरोप बीजेपी पर मढ़ दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।